लिखना डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम सेक्शन मीन्स, डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम सेक्शन मीन्स, डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम सेक्शन मीन्स, डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम सेक्शन मीन्स determination of size, pre-stressing force, size मतलब size of beam, determination of size of beam, design of pre-stress concrete beam section means determination of size of beam, comma pre-stressing force, and eccentricity of pre-stressing force, and eccentricity of pre-stressing force required for a given loading, and permissible stress condition, for a given loading and permissible stress condition, मतलब डिजाइन का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास बीम पे एक पर्टिकुलर लोडिंग लग रहा है, उस लोडिंग के लिए बीम का क्या साइज होना चाहिए, बीम में कितना प्री-स्ट्रेसिंग होना चाहिए फोर्स, और बीम के प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, जिससे कि बोथ मैक्सिमम टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस और मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सीड ना हो। ठीक है, विदाउट टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस या कंप्रेसिव परमिसिबल स्ट्रेस एक्सीड हुए हम लोग सेक्शन का साइज, उसका प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स और उसकी एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट किया करेंगे। इसी को कहेंगे डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग बीम सेक्शन। सो लिखना if the permissible stress in tension is FT and permissible stress in compression is FC, ब्रैकेट में लिख देना मैग्नीट्यूड्स, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें हमने साइन नहीं लिया है। FT का मतलब जैसे मैं कहूंगा कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी। तो ये दोनों वैल्यू जो है मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, जबकि हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, कंप्रेशन पॉजिटिव और टेंशन में नेगेटिव। बट ये दोनों मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं, जब FC लिखूंगा उसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड, जब FT लिखूंगा तो उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वाइज। देन लिखना एट ट्रांसफर स्टेज अगर बात करें तो मैंने कहा था ट्रांसफर स्टेज पे कौन कौन से फोर्सेस हम लोग कंसिडर करते हैं। हम लोग P करते हैं, उसकी एक्सेंट्रिसिटी कंसिडर करते हैं और डेड लोड कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफर स्टेज पे किस साइड में टेंशन होने का चांस होता है, आइडियल कंडीशन देखो तो हमारे पास उस केस में डेड लोड मोमेंट, एक तो हमारे पास ये लोडिंग होता है, एक ये लोडिंग होता है और एक ये लोडिंग होता है। क्या ये MD होता था, ये P/E होता था और ये P होता है। इसके कारण हमारे पास क्या होता था, नीचे में यहाँ पे कंप्रेशन P के कारण होता था और MD के कारण बॉटम में टेंशन होता था। इसमें टॉप में हमारे पास टेंशन होता था और बॉटम में इसके कारण कंप्रेशन होता था। तो आइडियल स्ट्रेस कंडीशन क्या यहाँ पे ऐसा होता था, दिस वाज द आइडियल कंडीशन। तो टेंशन आने का चांस किधर होता है, एट ट्रांसफर पे टेंशन आने का चांस होता है टॉप पे। तो एट ट्रांसफर स्टेज एट टॉप हम क्या लिख सकते हैं, चलो स्ट्रेस बताओ, P/E
ए, ये स्ट्रेस होगा, ठीक है। यहां से देखोगे तो माइनस पी बाई जेड टी, जेड टी का मतलब I डिवाइडेड बाई वाई एट टॉप, वाई एट टॉप का मतलब ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो ये हो गया तुम्हारे पास वाई टी और ये हो गया वाई सी, तो ये हमारे पास हो गया जेड टी इसको कहेंगे, और तो ये वाई टी हो गया, और हमारे पास I डिवाइडेड बाई वाई सी बराबर क्या हो जाएगा जेड सी। तो टॉप का स्ट्रेस लिखेंगे तो एम वाई अपॉन आई लिखेंगे, वाई मतलब कौन सा लिखेंगे टॉप का, इसलिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे यहाँ पे जेड टी। जरूरी नहीं है, मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें तो तुम सेंटर पे मान लोगे तो जेड टी और जेड सी दोनों क्या हो जाएगा सेम, लेकिन अगर मान लो कल को मैं टी सेक्शन मान लूं, ऐसा सेक्शन मान लूं, अब इस केस में न्यूट्रल एक्सिस यहां पे होगा और ये हो गया तुम्हारे पास वाई टी और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई सी। एग्रीड एवरीबॉडी, टॉप पे और कंप्रेशन पे, तो यहां पे वाई टी वाई सी अलग अलग होगा क्या, तो यहां का स्ट्रेस निकालना होगा तो एम वाई टी अपॉन आई करेंगे क्या बराबर एम डिवाइडेड बाई जेड टी कहेंगे, और अगर यहां पे बॉटम में देखना होगा यहां पे स्ट्रेस तो एम वाई सी अपॉन वाई सी की जगह पे वाई बी भी लिख सकते हैं क्या, टॉप बॉटम लिखना हो तो एम वाई बी अपॉन आई मतलब m डिवाइडेड बाई जेड भी लिखेंगे करेंगे। तो हमारे पास जरूरी नहीं है वाई सी की जगह मैं वाई बी लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास कि जेड दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा अगर न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास सेंटर पे नहीं है तो टॉप का स्ट्रेस क्या लिखोगे P बाई ए माइनस पी बाई जेड टी और प्लस एम डी डिवाइडेड बाई जेड टी, ये टॉप स्ट्रेस होगा। अब ये टॉप स्ट्रेस ऊपर में टेंशन आने का चांस है क्या, ऐसा ऊपर में टेंशन आने का चांस है एट ट्रांसफर स्टेज, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वैल्यू Ft से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जो है, टेंसाइल स्ट्रेस मैंने कहा कि हमारे पास 6.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, मान लो Ft है, ध्यान से समझो ये Ft है। अब मुझे यहां पे क्या होगा, इसमें अगर मैं कहूंगा कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए शुड बी लेस देन इक्वल टू Ft, अगर मैं ऐसा कहूं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से कैसे समझो कि जैसे इसकी वैल्यू हो जाए -2, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू Ft, मान लो Ft ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई -8, दैट शुड बी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये तुम्हारे पास है 6.5, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास 6.5, तो -2 भी 6.5 से छोटा है और -8 भी 6.5 से छोटा है, अलजेब्रिकली तो छोटा है, लेकिन हमें तो क्या करना है, -8 स्ट्रेस हो गया मतलब टेंसाइल 6.5 से बड़ा हो गया क्या, तो इस तरह से अगर कंडीशन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं अगर ऐसा करूं माइनस ऑफ दिस ऐसा करूं तो अब ठीक होगा क्या, जो भी इसमें स्ट्रेस आएगा नेगेटिव आएगा, एक्चुअली में यहां पे स्ट्रेस उसको माइनस मल्टीप्लाई करके और 6.5 या Ft से कम करा दें तो कंडीशन ठीक बैठेगा क्या, करेक्ट नॉट। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे माइनस लगा के ऐसे लगा। ये बात समझ में आई क्या, नहीं? मैंने कहा कि हमारे पास यहां पे ट्रांसफर स्टेज पे हमारा स्ट्रेस कंडीशन ऐसा है, मान लो। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है माइनस में, इसकी वैल्यू 6.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं ऐसे लिखूंगा इस ब्रैकेट के अंदर का चीज तो ये टर्म नेगेटिव होगा, मान लो। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये कंडीशन हो सकता है -2 हो सकता है, -8 हो सकता है। अगर -2 है तब तो 6.5 से कम है,
ये तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो बात ठीक है। लेकिन अगर -8 हुआ तब भी तो 6.5 से कम है अलजेब्रिकली। गॉट लॉजिक क्लियर? तो इसलिए अगर हमें करना है एक्चुअली में, लेकिन -8 हो गया, इसका मतलब स्ट्रेस 6.5 से ज्यादा हो गया क्या? माइनस का मतलब टेंसाइल क्या? इसीलिए अगर मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो क्या करना चाहिए हमें? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और तब अगर कहें तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर ये वैल्यू जितनी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा, और वो वैल्यू मैग्नीट्यूड 6.5 से कम होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो अदरवाइज नहीं तो गलत हो जाएगा मामला। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से चेक क्या करेंगे, टॉप पे ऐसा लिखेंगे -P/A -P/ZT प्लस MD लेस देन इक्वल टू FT। क्लियर? ये हो गया एट ट्रांसफर एट टॉप पे। एट बॉटम देखो, एट बॉटम में हमारे पास देखो ट्रांसफर स्टेज पे आइडियल कंडीशन इज दिस एंड वी आर थिंकिंग ऑफ से प्रोबेबली देयर वुड बी दिस कंडीशन। तो टॉप पे टेंशन के परमिसिबल स्ट्रेस से कम करना पड़ेगा, बॉटम में किससे? कंप्रेशन के परमिसिबल स्ट्रेस से। एट बॉटम क्या होगा? P/A, ये कंडीशन है, अभी P लग रहा है यहां पे, PE यहां पे, MD यहां पे। ठीक है, टॉप बॉटम पे देखते हैं। तो P/A के कारण कंप्रेसिव प्लस P/ZB लिख दूं क्या? P/ZB के कारण कंप्रेसिव माइनस MD/ZB, ये हो गया। इसकी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू F, क्या तक क्या परमिसिबल? FC मान लो। FC क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। ये कंडीशन हो गया एट ट्रांसफर स्टेज। क्या कंडीशन लगाया? बॉटम पे हमारे पास कंप्रेशन रहेगा, ऊपर में क्या होने का चांस है? टेंशन होने का चांस है। किस स्टेज में? ट्रांसफर स्टेज में। अब चलते हैं एट सर्विस लोड कंडीशन। इस इक्वेशन को मैं 1 लिख देता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 लिख देता हूं। एट सर्विस लोड स्टेज, एट सर्विस लोड स्टेज। अगर मुझे सर्विस लोड स्टेज की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा इस केस में? सर्विस लोड में कंडीशन क्या रहता है? यहां पे आइडियल कंडीशन तो ये होता है, और हमारा टेंशन आने का चांस किधर है? नीचे है। तो ऊपर के स्ट्रेस को परमिसिबल कंप्रेशन से चेक कर देंगे, नीचे वाले को परमिसिबल टेंशन से चेक कर देंगे। तो परमिसिबल कंप्रेशन से चेक करो। एट टॉप क्या होगा? एट टॉप P/A या ईटा P/A लो, क्या लेंगे? वाई ईटा, बिकॉज वी हैव अ लॉस। ठीक है, ईटा P/A। चलो अभी इसका स्ट्रेस कंडीशन देखो, यहां पे ईटा P लगेगा, यहां पे ईटा PE लगेगा मोमेंट, यहां पे MD लगेगा, यहां पे ML लगेगा, ये 4 चीज लगेगा। ठीक है, तो ईटा P/A टॉप पे माइनस ईटा PE/Z टॉप प्लस MD प्लस ML बाय Z टॉप, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू FC। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और एट बॉटम अगर देखेंगे, एट बॉटम देखोगे तो क्या होगा? बॉटम पे क्या आना चाहिए? क्या किस चीज के आने का कंडीशन है? टेंशन आने का कंडीशन है। ऊपर में कंप्रेशन आने का चांस है। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर लें क्या? अब देखो टेंसाइल स्ट्रेस देखते हैं। तो ईटा P/A, ठीक है, माइनस है प्लस ईटा PE/ZB माइनस MD प्लस ML/ZB शुड बी लेस देन इक्वल टू FT।
ठीक है, दिस इज योर फोर्थ कंडीशन। ठीक है, ट्रांसफर स्टेज पे टॉप और बॉटम में और सर्विस लोड स्टेज में टॉप और बॉटम में हमने कंडीशंस लिख दिया और स्ट्रेसेस को परमिसिबल स्ट्रेस से कम दिखा दिया। हाँ, करेक्ट। कैसे? करेक्ट। एमडी का मैक्सिमम वैल्यू कंप्रेसिव होगा ऊपर, ठीक है, ठीक है। इसका जो है कंप्रेसिव है तो ऊपर में टेंशन आने का चांस है। हाँ, ऊपर में कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में तो टेंशन आने का चांस है, जिसको एमडी क्या करा, एमडी उसको कम कर रहा है। तो अगर मैंने ये इसलिए कहा था कि एमडी को अगर हम निग्लेक्ट ही कर दें तो, राइट अंडरस्टैंड, अगर हम एमडी को निग्लेक्ट कर देंगे ट्रांसफर स्टेज कंडीशन में तो हम सेफर साइड में जाते हैं हमेशा। तो मिनिमम लोगे तो जीरो ही तो लोगे, एमडी अगर मिनिमम लेंगे तो जीरो ही तो लेंगे। तब इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग डेड लोड के मोमेंट को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमडी के कारण और सेफ्टी आ रही है क्या। अगर मैं ट्रांसफर स्टेज पे देखूं तो एमडी के कारण क्या आ रहा है, सेफ्टी आ रहा है, तो चाहे तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स द बेसिक लॉजिक वी हैव टोल्ड यू। बाकी सर्विस लोड कंडीशन में ले लेंगे, ठीक है, वो केस है। तो जनरल क्राइटेरिया यहाँ पे ये है। अब देखो यहाँ पे चार इनइक्वलिटीज हैं, इनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है, चार इनइक्वलिटीज हैं, इनको सेटिस्फाई करना है। तो मल्टीपल वे में सॉल्यूशन आएगा, क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इससे, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज तुमने पहले पढ़ा होगा, शायद 11th-12th में पढ़ते थे शायद, कि ऐसा कोई ग्राफ बनाते थे, ऐसा कोई लाइन आ जाता था, कहते थे इस लाइन के इधर पॉजिटिव होगा कोई चीज इनइक्वलिटी वाले में, फिर एक और लाइन खींच देते थे, कहते थे इस साइड में वो प्लस होगा, फिर एक और लाइन खींच देते थे, कहते थे इस साइड प्लस होगा, एक और लाइन खींच देते थे, इस साइड प्लस होगा, और फिर कहते थे चारों इनइक्वलिटी को ये जोन सेटिस्फाई करता है, और तब जाके हम सॉल्यूशन करते थे, ठीक है। तो इसको कहते थे लीनियर प्रोग्रामिंग, कहते थे क्या, सम लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ समथिंग। सो वो हम लोग क्या करते थे, अब वो सब चीज तो हम लोग भूल चुके हैं, ठीक है। सो वी विल नॉट सॉल्व इट यूजिंग दीज अप्रोचेस, लॉजिक अंडरस्टूड। अदरवाइज तुम देखो चार इनइक्वलिटी बन रही है तुम्हारे पास, इन चारों को सेटिस्फाई करो, ठीक है, और तब जिस उसके लिए एक रेंज बनेगा वैल्यू का, उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस जोन के लिए कैलकुलेशन होगा। बट आई विल नॉट डू इट बाय दिस, आई विल सिंपली टेल यू कि जब अगर तुम्हारे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकालना है, पी निकालना है, देखो एक पी वेरिएबल है, पी इंटू ई वेरिएबल है, ठीक है, पी हो गया, ई वेरिएबल हो गया, ए वेरिएबल हो गया, जेड वी वेरिएबल हो गया, जेड टी वेरिएबल हो गया, ठीक है, 5 वेरिएबल है क्या। अगर मान लो कल को तुम्हारे पास ए का साइज पता चल जाए, बी और डी मान लो रेक्टेंगुलर है, तब तो फिर जेड बी जेड टी नोन हो गया, मतलब क्लियर। अगर तुम्हें ये पता हो तो जेड बी जेड टी क्या हो गया, नोन हो गया, और ऐसे केस में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। जेड बी जेड टी अलग भी हो सकता है अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन होने की जगह कोई और सेक्शन हो जाए। तो मामला कॉम्प्लिकेटेड है, और तुम्हारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं अप्रोच दे रहा हूं, जो अप्रोच तुम हमेशा फॉलो करना, इससे हमेशा ही सही रिजल्ट आएगा, ठीक है। मेरा काम है 3 चीज निकालना है इस केस में। एक तो हमारे पास निकालना है जेड बी, एक निकालना है जेड टी, एक निकालना है तुम्हारे पास पी, एक निकालना है ई। ये 4 चीज निकालेंगे हम। जेड बी जेड टी निकालने का मतलब हो गया कि बी और डी उसके बेसिस पे चूज हो सकता है। सो दैट इज माय पॉइंट। तो सबसे पहले लिखेंगे
by solution of the above four equations, by solution of the above four equations, by solution of the above four equations, we can, by solution of the above four equations, we can design the section, we can design the section. अब देखो इसमें हमें मान लो ZB और ZT दोनों निकाल, यहां पे एक पॉइंट लिखना है कि अगर मैंने कहा था पहले इफ द लॉस इज 20% ईटा बिकम्स इक्वल टू 0.8, वो एक जगह पे कहीं लिख देना साइड में, उसके बेसिस पे तुम चूज करना ईटा क्या है लिखना। इफ द लॉस नोट में डालेंगे इफ द लॉस इज 20% ईटा इज इक्वल टू 0.8, if the loss is 20% eta is equal to 0.8, if loss is 20% eta is equal to 0.8, eta is equal to 0.8, ठीक है। now अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा देखना फ्रॉम eta into 1 plus 3, अगर ये काम करें ईटा इंटू 1 प्लस 3, इसको ईटा से मल्टीप्लाई करके और 3 के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। इसको ईटा से मल्टीप्लाई करके 3 से जोड़ दो तो ये वाला टर्म P वाला टर्म खत्म, ठीक है। P वाला टर्म खत्म हो गया तुम्हारे पास। क्या ये P वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा? P वाला भी टर्म खत्म हो गया तो फिर हमारे पास खाली ZT वाला टर्म बचेगा, उससे ZT निकाल लेंगे क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इसको ईटा से मल्टीप्लाई करो, ईटा P बाई ए माइनस ईटा P बाई ए प्लस, कैंसिल आउट, प्लस है यहाँ पे माइनस माइनस होके PE बाई ZT, इसको ईटा से मल्टीप्लाई कर दो और वहां पे क्या माइनस P ईटा P बाई ZT, वो दोनों कैंसिल, तो बचा टर्म ये और ये बचा ये टर्म ये, तो हमारे पास P और PE दो वेरिएबल थे, उनको हमने एलिमिनेट कर लिया और खाली अब ZT के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 1 और 2 3 से मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू ZT शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ZT शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आएगा 1 माइनस ईटा इंटू MD, 1 माइनस ईटा इंटू MD प्लस ML डिवाइडेड बाय FC प्लस ईटा FT, FC प्लस ईटा FT। देख लो यहां से डायरेक्टली माइनस MD इंटू ईटा हो गया यहां पे और यहां पे MD इंटू ईटा प्लस हो गया, तो MD इंटू 1 माइनस ईटा और प्लस ML बाई ZT, इससे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वे यू गेट दिस इक्वेशन, मे बी यू कैन राइट ऑन दिस इक्वेशन एज 5। फिर ZB के लिए मैं क्या करूंगा, देखो बोलो क्या करूं, 2 को ईटा से मल्टीप्लाई करके, 2 को ईटा से मल्टीप्लाई करके 4 के साथ ऐड कर दो क्या, इसमें भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहां से अगला हम लिख सकते हैं फ्रॉम ईटा इंटू 2 प्लस 4 वी हैव ZB शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ZB इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा MD 1 माइनस ईटा प्लस ML, MD 1 माइनस ईटा प्लस ML बाय ईटा इंटू FC प्लस FT, ये हो जाएगा क्या, ये मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारे पास ईटा से, तो ईटा इंटू FC प्लस FT। अग्रीड एवरीबॉडी? सो दिस इज योर फिफ्थ हो जाएगा क्या ये वाला, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। तुम क्या करना है इसमें, इनइक्वलिटी भूल करके डायरेक्ट इक्वलिटी से वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, और उससे बड़ा वैल्यू ले लेना जो भी निकालना हो। लॉजिकल स्टोर, सो विल ऑलवेज वर्क ऑन इक्वलिटीज
और हम उसके मुताबिक बड़ी वैल्यूज ले लिया करेंगे इस केस में। लॉजिक समझ आ रहा है? तो ZB और ZT ऐसे निकलेगा। अगर मेरे पास सेक्शन रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, तो उस केस में हम दोनों से Z निकालेंगे और इनमें से जो बड़ा Z आएगा वो अडॉप्ट कर लेंगे। क्या इनमें से जो बड़ा Z आएगा वो अडॉप्ट कर लेंगे? एवरीबॉडी गॉट इट? वैसे देख के लगता है कि कौन सा बड़ा आएगा? जिसमें ये छोटा आएगा, न्यूमरेटर तो सेम ही है, जिसमें ये छोटा आएगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो जनरली इसमें अगर देखें तो ईटा की वैल्यू लगभग तुम्हारे पास 0.85 0.8 के लगभग में होगी। FT जो होगा 3-4 के लगभग में होगा और FC लगभग तुम्हारे पास हो सकता है मान लो 20-18 ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे हम 40 कंक्रीट यूज करेंगे, उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा उसमें, तो फिर FC वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। मान लो 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लो, नॉर्मली बेंडिंग में 3 का लेते हैं, तो M40 भी लोगे तो M40/3 कितना हो जाएगा? 13.33। तो उसी रेंज में लगा, मतलब 16-17 का रेंज में मैक्सिमम जनरली ये वैल्यू रहता है। तो अगर मैं उस रेंज में कैलकुलेट करूंगा तो पहले वाले में 17 मान लेते हैं FC प्लस 0.8 इंटू 4, FT को 4 मानो, क्या हुआ? 0.8 इंटू 4 3.2, तो 20.2 हो गया इधर से, और उधर से ईटा इंटू FC 0.8 इंटू 17 प्लस 4 17 पॉइंट समथिंग। तो उस साइड से कम आया क्या? तो फिर उससे हम डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शंस में हम डायरेक्टली इससे भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको ये पॉइंट? तो दोनों में से वैल्यूज निकाल करके जो बड़ा वैल्यू होगा वो तुम अडॉप्ट कर लो, या तो पहले से इससे ही निकाल लो। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस पॉइंट, नोट में डालना। नोट में लिखना, वी विल कैलकुलेट अडॉप्ट द वैल्यू, सॉरी ऐसे लिखना है, if ZB is equal to ZT, if ZB is equal to ZT, then Z will be calculated both from 5 and 6, and higher values will be adopted. जनरली हम लोग क्या कर लिया करते हैं कि B चूज कर लेते हैं, ठीक है, और इन रिलेशनशिप से हम लोग D कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिजाइन में। ठीक है, तो उससे B और D मिल गया, उससे एरिया भी डिसाइड हो जाएगा तुम्हारे पास। तो पहला जैसे ही यहां से B और D चूज कर लिया, तुम्हारा एरिया डिसाइड हो गया, पूरा सेक्शन डिसाइड हो गया। अब बच गया 2 चीज निकालना, क्या क्या? P एंड P। ठीक है, सो हेडिंग में लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ P एंड P, या डिटर्मिनेशन ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स एंड इट्स एक्सेंट्रिसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स एंड इट्स एक्सेंट्रिसिटी। हाँ, न्यूट्रल एक्सिस क्यों निकालने की जरूरत है? हाँ, बट तुमने तो ZB ZT निकाल लिया ना पहले से। तो अब तुम्हारे पास मान लो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तब तो तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा? वो मिड डेप्थ पे मान के चल लोगे। कोई और तरह का सेक्शन है तो फिर उसमें ट्रायल एंड एरर हो जाएगा कि पहले से हम लोग कोई मान करके B D सब मान करके इस तरह से देखेंगे कि उसका ZB इससे बड़ा हो और ZT इससे बड़ा हो। वो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो किसमें? अगर T सेक्शन होगा तो उसमें तो बहुत सारे पैरामीटर हो जाएंगे, BF होगा, D होगा, BW होगा, वो सारा हो जाएगा। तो सारा फिर ट्रायल एंड एरर से डिसाइड होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ये कहानी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ P एंड P। अब देखो
एक बार तुमने अगर ये डिसाइड कर लिया, जेड बी जेड टी डिसाइड कर लिया, बचा फिर कितना चीज, पी और पी बचा, ठीक है। अब उसके लिए चार चार इक्वेशन है, ठीक है, चार चार इक्वेशन हो गए, तो किस में डाल के करेंगे, पॉइंट यहां पे ये है। कॉम्बिनेशंस जो होंगे इसमें तुम्हारे पास कितना 4C2 कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्या, चार में से क्या कितने इक्वेशन लेना है तुम्हें, दो, तो 4C2 कितना हो गया, 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए। फिर ले कौन सा, मैंने कहा था या तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग वाले अप्रोच से करो, या जनरली दिखा गया है कि अगर मैं 1 और 4 से कैलकुलेट कर लूं तो वही मोस्ट क्रिटिकल आता है। 1 और 4 का मतलब दोनों टेंशन से, किसे, दोनों टेंशन से, मतलब ट्रांसफर स्टेज पे टॉप के टेंशन से और सर्विस लोड स्टेज के बॉटम के टेंशन से अगर हम कैलकुलेशन करें तो उससे हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आता है। लॉजिकल स्टूड, सो विल ऑलवेज डू इट बाय दिस अप्रोच। अदरवाइज देयर आर मेनी बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है जो तुम याद शायद ना कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें रटना ना पड़े वो फॉर्मूला, उसके लिए डायरेक्टली मैंने कह दिया कि 1 से और 4 से तुम सॉल्यूशन कर देना। आज तक मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो इससे गलत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए तुम हमेशा क्या करना, 1 और 4 से सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट, सो कैन ऐड ऑन द वैल्यू ऑफ P and P, value of P and E can be obtained from equation 1 and 4, equation 1 and 4, 1 and 4, that is top stress at transfer, that is top stress at transfer bracket में tensile, top stress at transfer under bracket tensile, and bottom stress at service load condition, and bottom stress at service load condition, bottom stress at service load condition, ब्रैकेट में फिर से टेंसाइल। तो फिर कितना याद करने की जरूरत ही क्या है, टेंशन टेंशन को चेक कर लेना बस, दोनों स्टेज के टेंशन से हम लोग टेंशन वाले इक्वेशन से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है। इस पे एक मैं क्वेश्चन कहता हूं, ये है सबसे अपर लिमिट का क्वेश्चन, इससे लोअर लिमिट के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अपर लिमिट के क्वेश्चन हो गए जिसमें FT दे देगा, और लोअर लिमिट का क्वेश्चन होगा कि तुम्हें कहेगा कि अच्छा टेंशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए करो। तो टेंशन नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर दिया करते हैं, FT की वैल्यू 0 कर देंगे और सारे इक्वलिटी का क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर देंगे। इसमें भी इक्वलिटी ले लेंगे, इसमें भी इक्वलिटी लेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो परमिसिबल स्ट्रेस दे दे तब पंगा है। वैसे फाइनली मैंने कहा 1 और 4 से सॉल्व तो कर देंगे, बट फाइनली कंप्रेशन को भी चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेशन में फेल हो जा रहा हो। लॉजिकल स्टूड एवरीबॉडी, वहां पे एक पॉइंट और लिख देना, फाइनली वी शुड ऑल्सो चेक फॉर the safety in compressive stress. Finally, we should also check for safety in compressive stress. Safety in compressive stress. Clear सबको ये पॉइंट? और इसलिए मैंने कहा कि इसमें तुम कभी भी इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, उनसे हमें डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखना, अ पोस्ट टेंशन प्री-स्ट्रेस बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, अ पोस्ट टेंशन प्री-स्ट्रेस बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 240 mm वाइड, 240 mm वाइड मतलब विड्थ दे दिया हुआ है, is to be designed for
is to be designed for a live load of 25 kilonewton per meter, a live load of 25 kilonewton per meter, uniformly distributed on the effective span of 12 meter, effective span of 12 meter, कितना लाइव लोड 25 kilonewton per meter over the effective span of 12 meter. Full stop. Stress in concrete must not exceed, stress in concrete must not exceed, stress in concrete must not exceed 17 MPa in compression, 17 MPa in compression and 1.4 MPa in tension, and 1.4 MPa in tension at any time. Full stop. Loss of pre-stress should be assumed as, loss of pre-stress should be assumed as 15%. फुल स्टॉप के बाद 1 और 2 करके क्वेश्चन लिखेंगे. पहला, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ बीम, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ बीम, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ बीम. एंड सेकेंड में, फॉर द सेक्शन डिजाइंड अबव, मतलब जैसे डी निकाल लिया तो सेक्शन का साइज मिल गया. फॉर द सेक्शन डिजाइंड अबव, for the section designed above, calculate minimum pre-stressing force, minimum pre-stressing force and the corresponding eccentricity. Calculate the minimum pre-stressing force and the corresponding eccentricity. Minimum pre-stressing force and the corresponding eccentricity. ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सेंट्रिसिटी. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला लिखेंगे. हमारे पास मैं फॉर्मूला डायरेक्टली तुम लिख सकते हो यहाँ पे क्या, जेड बी जेड टी का. जैसे हमने पुराना सॉल्यूशन किया था वैसे लिख देंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे जेड बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ZT should not be greater than. एग्जाम में तुम पूरा लिखोगे. ठीक है, कैसे, चारों इक्वेशन लिखोगे, उससे लिखोगे फ्रॉम ईटा इंटू 1+3 और फ्रॉम ईटा इंटू 2+4 वैसे. ठीक है, तो लिख देना फ्रॉम द इक्वेशंस रिटन, फ्रॉम द इक्वेशंस रिटन before ZB should not be greater than कितना. चारों इक्वेशन लिखी दो चलो. क्या लिखूं, एट ट्रांसफर एट टॉप माइनस ऑफ P बाई A. एट टॉप का मतलब ये हो गया P, ये हो गया PE और ये हो गया MD. एट टॉप माइनस ऑफ P बाई A माइनस PE बाई ZT प्लस MD बाई ZT should be less than equal to FT. At bottom P by A plus P by ZB minus MD by ZB should be less than equal to FC. This is 1, this is 2, and at service load will have
सर्विस लोड पे ट्रांसफर पे कंडीशन क्या होता था, ऊपर में टेंशन का चांस था क्या, ऐसा होता था, और सर्विस लोड पे मैंने कहा था हमारे पास नीचे ट्रांस होता है। तो नीचे का देखेंगे, टॉप पे लिखेंगे तो एट टॉप P बाई ए, यहां पे स्ट्रेस कंडीशन हो जाएगा P PE MD प्लस ML, P बाई ए माइनस P बाई ZT या ईटा ठीक है, प्लस MD प्लस ML बाई ZT शुड बी लेस देन इक्वल टू FC। एट बॉटम ईटा P बाई ए माइनस में, ठीक है, प्लस P बाई ZB माइनस MD प्लस ML बाई ZB लेस देन इक्वल टू FT। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। हाँ, क्या MD, हाँ क्या होना चाहिए, कौन, हाँ ऑब्वियसली वो फाइनली चेक तो कर ही रहे हो उस पॉइंट पे, मिड स्पैन पे ही हम मैक्सिमम चेक कर रहे हैं सारा जो भी कर रहे हैं। तो अब उस केस में अगर तुम ये देखते हो कि यहाँ पे MD और PE को कंपेयर करेंगे तो उसमें तो ये टेंशन है कि जनरल केस में डेटा जो रहेगा उसमें वैसा रहता है, तुम्हारे पास MD की वैल्यू जो जनरली होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए हम बार बार चेक, तो बहुत सारे चेक्स हो जाएंगे उसमें, इसलिए हम लोग, मैंने जो 4 इक्वेशन दिया उसको और ये 2 इक्वेशन ZB ZT का दिया इसको, लास्ट में एट द मोस्ट मैंने ये कहा कि तुम डायरेक्टली क्या करो, कंप्रेसिव को भी चेक कर लो। वैसे बाकी और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो ये एजम्पशन लेके किया ना कि टॉप पे टेंशन आएगा, वो जरूरी थोड़ी है कि टेंशन आएगा ही आएगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली वी आर डूइंग सर्टेन एजम्पशंस एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर डूइंग कैलकुलेशंस, ठीक है। सो वी हैव टू स्टिक टू दिस पॉसिबिलिटीज। तो अब हमारे पास ZT वाला जो है कहां से आएगा, 1 इंटू फ्रॉम क्या आएगा, ईटा इंटू 1 प्लस 3, ये जरा बता देना, MD 1 माइनस ईटा प्लस ML डिवाइडेड ईटा इंटू FT प्लस FC, और ZC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू MD इंटू 1 माइनस ईटा प्लस ML डिवाइडेड बाई, ये कहां से आएगा, फ्रॉम 2 मल्टीप्लाइड बाई ईटा प्लस 4, तो 2 इंटू ईटा से करेगा तो ईटा इंटू FC प्लस, ये कैसा आएगा। अब इसमें MD और ML तो निकालना पड़ेगा, लाइव लोड तो दिया हुआ 25 किलोन्यूटन पर मीटर, तो मैं मिड स्पैन का याद रखना कैलकुलेशन करूंगा तो ये इतना हो जाएगा, W इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 144 बाई 8, 16 इंटू 25 400, क्या कितना हो गया ये, 400 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन mm, 450 हो जाएगा। वन 44 बाई 8, 18 हो गया, अच्छा ये हो गया। अच्छा FC तो हमें पता ही है, FC इज इक्वल टू हाउ मच, 17, FT is already known to you, that is equal to 1.44, eta is already known to you, it is 0.85 होगा क्या, eta हो गया 85, हाँ क्या, ठीक 1.4, अच्छा कम बैक। अब MD जो है वो डेप्थ पे डिपेंड करेगा,
और ZT भी है तुम्हारे पास, किस पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ पे। तो ये ZT जो हो गया तुम्हारे पास, ये 240 इंटू डी स्क्वायर बाई 6 हो गया क्या? ठीक है क्या? अब MD को मैं D के टर्म में लिख सकता हूं क्या? देखना, डेड लोड हमारे पास 0.25 या 250, सब कुछ mm में कर रहे हैं हम लोग। 250 विड्थ हो गया मल्टीप्लाइड बाई D, ठीक है? 250 मल्टीप्लाइड बाई D mm स्क्वायर में हो गया क्या? 240 मल्टीप्लाइड बाई D mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है? mm क्यूब 1 मीटर में, इंटू mm क्यूब को मीटर क्यूब में बदल दो बाई 10 टू द पावर 9 क्या? mm क्यूब को किस में बदल दिया मैंने? मीटर क्यूब में। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो आ गया किस में? किलो न्यूटन में आया। किसमें आया ये? किलो न्यूटन में आया क्या? किलो न्यूटन में आया। या किलो न्यूटन पर मीटर कह दूं क्या इसको? इतना किलो न्यूटन पर मीटर, इसी को मैं न्यूटन पर mm भी कह सकता हूं क्या? ठीक है क्या? इतना किलो न्यूटन पर मीटर हुआ क्या ये, या पर mm हुआ? ठीक है क्या? थोड़ा यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो हमने 1000 जो मल्टीप्लाई किया, क्या है 1000? वो mm है, मतलब 1 मीटर था। तो ये सारा जो लोड आएगा ये एक्चुअली आएगा किलो न्यूटन में। ये किस में आएगा? किलो न्यूटन में। कितने मीटर लेंथ में? 1 मीटर में। तो क्या हुआ एक तरह से? किलो न्यूटन पर मीटर विच इज न्यूटन पर mm। सो इसको जरा बता देना, समथिंग इनटू D। .76 D क्या? 5.76 D इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर इतना क्या? न्यूटन पर mm। ये तुम्हारे पास डेड लोड हो गया। अग्रीड एवरीबॉडी? अगर ये डेड लोड हो गया तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं डेड लोड मोमेंट, MD WD इंटू L स्क्वायर बाई 8। तो ये हो गया 5.76 D इंटू 10 पावर -3 इंटू 12 इंटू 10 पावर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, इतना न्यूटन mm बराबर 5.76 144 by 8 something in 10 power something. ये तुम्हारे पास हो गया 18 इंटू 5.76 103.68 D मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 10 पावर 3, इतना हमारे पास न्यूटन mm हो गया MD की वैल्यू। तो यहां पे इसको मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं। MD इज इक्वल टू 103.68 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई D। अग्रीड? नाउ इक्वलिटी बना करके इससे तुम D की वैल्यू निकाल लो, और वही काम फिर तुम इसके लिए करो, दोनों से D निकालो। सो यहां से हमारे पास हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट D शुड बी ग्रेटर देन, दिस इंप्लाई दैट D शुड बी ग्रेटर देन। इक्वलिटी से निकालो एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट इट।
वैसे मैंने कहा था रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, किस पे काम कर लेंगे। मैंने कहा था ऊपर में तो दोनों चीज सेम ही है, तो जो नीचे में छोटा होगा उससे करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला छोटा हो जाएगा क्या, इट इज 17 इंटू 0.85 प्लस 1.4, और ये हो गया तुम्हारे पास 1.4 इंटू 0.85 प्लस 17। तो इससे कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से डी बड़ा आना चाहिए, चेक करना जरा एक बार। इक्वलिटी करके निकाल लो, बाद में हम इनइक्वलिटी लगा देंगे इसमें। पहले वाले से 797 तो नहीं आ रहा किसी का, 797.13 797.13 mm, और इससे इसे कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से 855 लगभग आना चाहिए कुछ। 8 कितना, 842.49 mm आ गया। इन दोनों में से हम लोग ये अडॉप्ट कर सकते हैं। सो लेट अस अडॉप्ट D इज इक्वल टू 850 mm, ठीक है। Let us adopt D is equal to 850 mm, ठीक है। Let us adopt D is equal to 850 mm। और बढ़ा ले सकते हो, 900 भी ले सकते हो, does not make a difference। So ये बहुत ही क्लोज हो जाएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर एरर हुआ तो बढ़ सकता है वैल्यू, तो और थोड़ा बढ़ा लेंगे, 40-50 लगभग बढ़ा लेंगे। मैं अभी 850 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। So let us adopt D is equal to 850 mm। Once that is known, तब मैंने कहा था PE जो है 1 और 4 से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 1 और 4 से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 और 4 से मैं दो इक्वलिटी का इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है। दो इक्वलिटी का इक्वेशन बना देता हूं, उन दोनों से हमारे पास P की और PE की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उतना ही वैल्यू हम अडॉप्ट कर लेंगे या उससे थोड़ा सा ज्यादा अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। लिखना द वैल्यू ऑफ P एंड PE, वैल्यू ऑफ P एंड PE will be calculated, value of P and PE will be calculated, value of P and PE will be calculated from top stress at transfer, from top stress at transfer and bottom stress at service load condition, from top stress at transfer and bottom stress at service load condition, ठीक है। बॉटम स्ट्रेस एट सर्विस लोड कंडीशन, मतलब फिर इन दोनों को हमें लेने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ 8 कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। और किसी का 854, 854.83, तो 860 ले लेते हैं। So let us adopt D is equal to 860 mm,
लेट अस अडॉप्ट d is equal to 860 mm। ठीक है, अब जरा इससे जरा कैलकुलेट करना, ये वाला फॉर्मूला लेना और ये वाला फॉर्मूला लेना। डायमेंशन तो सारे मिल चुके हैं, हमें P और P निकालना है, इक्वलिटी से निकाल लेना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस P बाई 240 मल्टीप्लाइड बाई 860, 240 मल्टीप्लाइड बाई 860 प्लस PE डिवाइडेड बाय चलो पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं, P बाई ए माइनस प्लस PE बाई जेड प्लस MD कितना है हमारे पास, MD जरा कैलकुलेट करना, MD कैलकुलेट करना 89 पॉइंट, यहां पे डाल देंगे, MD हो जाएगा 103.68 इंटू 860 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन mm बराबर MD हो गया 89.16 इंटू 10 पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड कितना 240 मल्टीप्लाइड बाय 860 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू हम इक्वेट कर देते हैं 1.4 से, ठीक है, इक्वलिटी वाला कर लेते हैं, ठीक है। और यहां से दूसरा इक्वेशन है तुम्हारे पास, देखना माइनस 0.8 P बाई 85 माइनस 0.85 P बाई ए, ठीक है, ये यहां गलत हो गया, देखो यहां पे ईटा छूट गया क्या, इसको ईटा लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि ये ट्रांसफर स्टेज है, सॉरी सर्विस लोड स्टेज है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, ईटा। यहां पे इतना कहां पे, इसमें, इस वाले में माइनस MD इतना, ठीक है, और इस वाले में प्लस आएगा, देखना माइनस 0.85 PE बाई जेड, जेड तो दोनों का सेम ही लोगे, अच्छा माइनस, अब जो आप बता देना MD और ML मिला करके, MD बाई LL कितना होगा, प्लस हो जाएगा 89.16 प्लस 450 था क्या, प्लस 450 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 860 का होल स्क्वायर बाय 6, और इसको इक्वेट कर दो 17 के, तो एक इक्वेशन आ जाएगा ये, और एक इक्वेशन आ गया तुम्हारा ये। इन दोनों से सॉल्व करके हम लोग P बाई ए निकाल लेंगे और PE बाई जेड निकाल लेंगे, वहां से सब कुछ निकाल लेंगे, या तो इसी में वैल्यू डाल दो, एरिया भी पता चल ही चुका है, जेड भी पता चल ही चुका है, डायरेक्टली P और E निकाल लो, ठीक है, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली गिव मी फ्रॉम दिस, डायरेक्टली मुझे इससे P बता दो और E बता दो, ठीक है। जेड तो हमें पता ही है, ए पता ही है, तरीका मैंने बताया कि बहुत अधिक कैलकुलेशन होने लग जाए तो एक स्टेप में बहुत सारा कैलकुलेशन करने में गलती हो तो फिर खाली P बाई ए, P बाई जेड निकाल लो, बाद में E निकालो और P निकालो। यू सॉल्व इट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ P एंड E। अब इनसे जो आएगा उसमें ध्यान रखना, क्या करेंगे, P में इनइक्वलिटी लगा देंगे कि P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और E इतना जाएगा, जितना आएगा उतना ले लेंगे, ठीक है। P एग्जैक्टली यही ले लेंगे और इसमें इनइक्वलिटी लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू,
ठीक है, ऐसा ऐसे कर देना, इससे सॉल्व करो और जो P आए उसको P ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो और E को उतना ही ले लो, ठीक है। दैट्स द वे यू हैव टू डू इट। वैल्यू 225, ई बोल रहे पी बोल रहे हो, ई आया कितना 225.718 mm, ठीक है। टी पी लगवा देखना 1500 समथिंग आना चाहिए, क्या 225 पॉइंट, ये अच्छा ये 1.4 ही था, इसमें भी FT है क्या, ओके ठीक है। चलो ई बदल जाएगा क्या, हाँ अच्छा ये देखो ना, हमने इससे कैलकुलेट किया है 1 से और 4 से, ठीक है। P की वैल्यू बता दो इसमें, P आया किसी का 1586.85 क्या किलो न्यूटन, 225.662 mm। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो इक्वलिटी आया उसको P को ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना और E इतना वैल्यू लेना, ठीक है। P should be greater than 1586 point something and E 225 point something. That is the way you are going to design the section। मैंने कहा ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने दिया जिसमें कि तुम्हारे बुकलेट में है, हमने T सेक्शन ले लिया उसमें। अब T सेक्शन में क्या होगा कि ZB ZT अलग अलग हो जाएगा और तब उसका कैलकुलेशन इसमें कर, इसमें तो क्या किया हमने ZB ZT दोनों को एक ही मान के दो इक्वेशन से Z निकाला और लार्जर वैल्यू जो ड्रॉप कर ली, और T सेक्शन में दोनों से अलग अलग वैल्यू जाएंगी, ठीक है। ये दो केस होगा, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे पूछे जा सकते हैं, अभी तक जो पूछे गए हैं यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। T सेक्शंस वाले में उन्होंने FT की वैल्यू 0 देके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, उससे ऊपर ये नहीं पूछा। तो FT जब 0 कर देगा तो फिर बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे कर लेना। नेक्स्ट इज, ये हो गया पहला टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना था,
that is stress concept. Second is load balancing concept. Second is load balancing concept. Load balancing concept. लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कहा था कि हमारा एम इस तरह का होता है, डोंट टच द सीट, that if you have the section like this which is carrying some force P, some eccentricity P, some load of md plus ml, अगर ऐसा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण जो स्ट्रेस टॉप का था वो P बाई ए, या सीधा इसको m कर लेते हैं अभी, P बाई ए माइनस P बाई जेड प्लस m बाई जेड, एंड हियर वी राइट ऑन P बाई ए प्लस P बाई जेड minus m by z. This is the formula, and I said that I'll simply write it down as P by A minus, देखना क्या कहा था मैंने, कैसे करेंगे इसको, लोड में बदल देंगे क्या, लोड पे बदल देंगे, प्लस m डैश बाई जेड कर देंगे, और यहाँ पे P बाई ए माइनस m डैश बाई जेड कर देंगे, जहां पे m डैश बराबर क्या हो गया, m माइनस p, ऐसा केस है। मतलब हमारे पास सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि द सेक्शन विल बी कैरिंग नाउ अ लोड एट सेंटर एंड अ मोमेंट ऑफ सपोज m डैश ओनली, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन, ठीक है। सो दैट मीन्स एक्सेंट्रिसिटी of the cable profile has been converted to what, a sort of a loading, ठीक है। so you can add on in the load balancing concept, in the load balancing concept, eccentricity of cable profile, in the load balancing concept, eccentricity of cable profile is converted to an external loading, converted to an external loading, and then stresses are calculated, due to the concentric loading P, and external moment only, ठीक है। अब यहां पे कैसे हम लोग इसको इक्विवेलेंट लोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसका यहां पे तरीका डिस्कस किया गया। लिखना, the curved profile or bent profile of a tendon, leads to external loading, full stop। लिखना, parabolic shape of profile parabolic shape of profile will exert UDL and sharp angles in the cable
will exert concentrated load. Sharp angles in the cable will exert concentrated load. Full stop. लिखना, the various types of curved cable profile, various types of curved cable profile and equivalent loading is shown as follows. देखो आप कैसे किसको हम किस लोडिंग में बदलेंगे देखना। अगर हमारे पास ये एक केस है, ये सेंटर पॉइंट है ऐसा, और मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा और ऐसा, ये केवल प्रोफाइलिंग है P और ये प्रोफाइलिंग है P, ठीक है। ये थीटा जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू जैसे मान लो अगर मैं यहां पे देखूं थीटा को, तो इस तरह से सोचना कि ये केवल प्रोफाइल है, इसमें अगर फोर्स ऐसा लगता है P, और यहां पे केवल प्रोफाइल है, इसमें अगर फोर्स लगता है ऐसा P, ये जो एंगल है तुम्हारे पास यहाँ पे, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, तो इस फोर्स का मैं अगर कंपोनेंट देखूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, P साइन थीटा इसका हो गया क्या। अब इस फोर्स का अगर कंपोनेंट देखें, ये भी थीटा है, तो ये कितना हो गया, P साइन थीटा, ठीक है। सो दैट इज नाउ इक्विवेलेंट टू an upward loading of 2p sin theta, ठीक है, an upward loading of 2p sin theta and the concentrated load of P at this center, ठीक है। and for small angles, मान लो कि ये तुम्हारे पास E डिस्टेंस हो, ये L/2 हो, तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा बराबर टेन थीटा के अलावा होता है क्या, 2p टेन थीटा, तो 2p टेन थीटा हो जाएगा। दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू, देखो टेन थीटा क्या लिखेंगे इस केस में, मान लो ये एंगल थीटा है, तो E डिवाइडेड बाय L/2, सो 2p इंटू E डिवाइडेड बाय L/2, so 4PE by L. Acceptable to everybody? So this type of cable profile को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक इस लोड में और ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड में, जहां इस अपवर्ड लोडिंग की वैल्यू हो जाएगी 4PE अपॉन L. Acceptable to everybody? That is the equivalent loading condition. अब अगर मान लो कि केबल में ऐसा प्रोफाइल दिया क्यों गया होगा, ऐसा प्रोफाइल ट्रायंगुलर दिया होगा इसलिए क्योंकि साइड एक्सटर्नल लोडिंग क्या होगा, पॉइंट लोड होगा। तो फिर हमारे पास यहां पे कोई पॉइंट लोड होगा ऐसा W, उस पॉइंट लोड में से तुम 4PE बाई L माइनस कर दो, वो रिजल्टेंट लोड हो जाएगा क्या। उस रिजल्टेंट लोड और इस P के कारण तुम कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो पहला तो केस तुम्हारा ये हो गया। फिर सेकंड है, मान लो इसी में ऐसा हो जाए केबल प्रोफाइलिंग, क्या P cos थीटा तो होगा, लेकिन वो cos थीटा कितना होगा, बहुत ही छोटा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पे एक्चुअली cos थीटा वेरी क्लोज टू क्या है तुम्हारा 1, इसलिए मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा। इफ यू हैव सेकेंड केस इज, मान लो कि हमारे पास ये केस है और यहाँ पे सेंटर है, मेरे पास केबल प्रोफाइल ऐसा है,
ऐसा मान लो, यहाँ पे ई एक्सेंट्रिसिटी आ रहा है और इस साइड में E1 और इस साइड में तुम्हारे पास E1 है और ये फोर्स P है और ये फोर्स P है। ऐसे केस को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग, ये ऐसा इसलिए दिया हो गया होगा कि शायद इस साइड में हॉगिंग मोमेंट होगा क्या, शायद वो कुछ फिक्स कंडीशन होगा। तो इस केस में आई कैन टेक इट टू बी इक्विवेलेंट टू, ये सेंटर हो गया। अब यहां पे केवल प्रोफाइलिंग मान लेंगे, P और P at a distance of E1 and at a distance of E1, and then there would be an upward loading 4 P E plus E1 by L। अगर मान लो यहाँ पे L by 2 और L by 2 हो जाएगा तो ऐसे कर देंगे, या फिर तुम सीधा कर दो, यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो यही एक्चुअली क्या होगा, 2p साइन थीटा वैल्यू होगी। उसको कन्वर्ट करोगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है, वो कन्वर्ट करोगे तो इतना ही हो जाएगा। एंड फॉर, ये भी कंडीशन लगाना है, स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कंडीशन लगाओगे तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इस P को तुम और सेंटर पे ले आओ। अगर सेंटर पे ले आओगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, देखना, यहां पे एक सेंट्रल फोर्स P लग गया, यहां पे एक मोमेंट ऐसा लग जाएगा क्या, PE1, यहां पे ऐसा PE1 और यहां पे 4P E plus E1 बाई, ठीक है, दैट इज द वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। अब देखो ये तुम्हें लोड मिल गया तो एक्सेंट्रिसिटी हमने खत्म ही कर दिया, क्या उसमें लास्ट में सारा एक्सेंट्रिसिटी खत्म कर दिया, एक को बना दिया ये पॉइंट लोडिंग अपवर्ड 4P E plus E1 by L, दो मोमेंट सेंट पे लग गए और तुम्हारे पास एक कंसेंट्रिक लोडिंग P लग गया। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? इसके कारण तुम कैलकुलेशन कर लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस में, इफ आई हैव अ बीम लाइक दिस and in which case we have a parabolic cable profiling, this is parabolic, ये फोर्स हमारे पास P, ये फोर्स हमारे पास P, ऐसा और ऐसा, यहाँ पे ये डिस्टेंस है E, इधर L by 2 L by 2। अब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंसी बनाएंगे तो इस केस में हम लोग सेंटर पे लगा देंगे यहाँ पे P और इधर से भी P, और एक तरह से समझो कि मैं अगर इक्विवेलेंट लोडिंग WE L² बाई 8 बराबर P इंटू E करके इससे इक्विवेलेंट लोडिंग 8PE बाई L² ले लूंगा और यहाँ पे मैं एक यूडियल लगा दूंगा 8PE बाई L² इज इक्वल टू WE का अपवर्ड यूडियल। कैसे आया ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम केवल इतना समझो कि दिस इज पैराबोलिक केबल प्रोफाइलिंग इज इक्विवेलेंट टू एन अपवर्ड लोडिंग लाइक दैट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कैसे याद रखेंगे कि हम P इंटू E को किसके बराबर कर देंगे, WL² बाई 8 के, ठीक है, वहां से तुम WE निकालना इक्विवेलेंट लोडिंग अपवर्ड, ठीक है। हाँ, क्या पॉइंट लोड क्या कर सकते थे, हाँ उतना ही तो वैल्यू आएगा, यू स्टिल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। हाँ हाँ, हो गया यही चीज तुम्हारे पास। इसको स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से करोगे तो इसको बदल दो, तुम्हारे पास हर एक सेक्शन पे कैलकुलेट करो, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ का उसका ई निकालोगे,
यहाँ पे एक्सेल जैसे यहाँ निकालना होगा, सेंटर है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा एक लोड P होगा, यहाँ पे एक एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे कुछ मान लो E2 है, तो ये E2 पे दिखा दोगे P को, और कुछ यहाँ पे कुछ मोमेंट आएगा, मान लो ऐसा कुछ मोमेंट आएगा इतना पर, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट कुछ आएगा, उसका इफेक्ट लेंगे, तीनों का ले लें। हाँ मिड स्पैन पे, मिड स्पैन पे ऐसे कर देना, यहाँ काट दो, ये सेंटर है, यहाँ से P एक्सेंट्रिसिटी और कोई मोमेंट यहाँ है, काटना तो हमें तो क्या है, जिस सेक्शन पे निकालो वहां काटो और डायरेक्टली देखो क्या क्या फोर्स है, P होगा, एक्सेंट्रिसिटी होगा और एक मोमेंट होगा, डेड और लाइव लोड का मिला करके। तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग निकालेंगे उसमें। और इसमें क्या किया मैंने, इसको किस में बदल दिया, लोड में बदल दिया, और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ केबल प्रोफाइलिंग को खत्म कर दिया। केबल रखा क्या यहाँ पे, P रखा, और ये मोमेंट एक्सटर्नल ले लिया और एक लोडिंग ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा केस ऐसे होगा, मान लो कि ऐसा लिया तुमने, ये E1, ये E, ये E1, ये P, ये P, ऐसे। नाउ दिस विल बी इक्विवेलेंट टू सबसे पहले तो यहां पे लगा देंगे P एट एन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ E1 और एक यूडीएल लगा देंगे इतना, दैट इज 8PE प्लस E1 बाय L स्क्वायर, ये कर देंगे। एंड दिस विल देन बी कन्वर्टेड टू मे बी दिस, वी विल हैव अ सेंट्रल लोडिंग ऑफ P, we will have a moment of PE1 here, यहाँ पे भी PE1, and then you have a UDL of 8PE plus E1 by L square, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने ये कहा था तुमसे हमेशा कि केबल प्रोफाइलिंग का शेप कैसा होता है, जैसा किसका शेप, BMD का शेप होता है वैसा, ठीक है। तो कल को अगर मेरे पास एक ऐसा केबल प्रोफाइलिंग हो जाए, देखना मान लो ये क्वांटिटी है, यहाँ पे P, यहाँ पे P, ये थीटा, ये मान लो तुम्हारे पास A, ये डिस्टेंस हो गया A, और ये L-2A, ऐसा हो गया। तो ऐसा केबल प्रोफाइल क्यों लिया गया होगा, शायद ऊपर में 2 पॉइंट लोड होगा। सो फ्रॉम दैट आई कैन सिंपली टेक इट लाइक दिस, ऐसा लोड सेंटर पे ट्रांसफर कर देंगे P और P, एक्चुअली P cos थीटा करना चाहिए, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान रहा हूं, P। यहां पे एक अपवर्ड लोड, यहां पे एक अपवर्ड लोड, अपवर्ड लोड देखो यहाँ पे P साइन थीटा कर दूं क्या, यहाँ पे P साइन थीटा, ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है, ये एंगल थीटा, जैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसमें क्या होगा, ऐसा और ऐसा है, तो इसका तो एक P साइन थीटा ऊपर कंपोनेंट आएगा, इस वाले P का, ये हमारे पास थीटा है, और इस वाले का तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नहीं,
तो इसलिए पी साइन थीटा यहां पे ऐसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सेल फोर्स पे एक्सेल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऐसे लगाते हैं। लॉजिक क्लियर टू एवरीबॉडी? सो यहां पे जैसे साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर करेंगे क्या? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई ए। तो क्या लिखूं इसको? पी ई बाई ए, दैट इज पी ई बाई ए। अग्रीड? दैट्स द वे यू टेक फाइंड आउट द इक्विवेलेंट लोडिंग कंडीशंस। ठीक है।